ये पूरी तरह से एक रेगिस्तानी भूगोल है। और ये रेगिस्तानी भूगोल केवल भारत राष्ट्र में ही नहीं, पूरे विश्व में। अभी अभी आपने देखा, इस वर्ष का 2023 का विगत वर्ष में जो G20 समिट हुआ, अनेक राष्ट्रों के प्रतिनिधि हमारे भारत देश में आए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, जिन्होंने पहले से ही इस गुजरात और कच्छ प्रांत के प्रति विशेष ध्यान देकर इस मरुस्थल को विकसित करने की अनेकों योजनाएं लागू की हुई हैं, और जिनके द्वारा ही प्रारंभ हुआ कच्छ के पर्यटनों का। आपने हमारे प्रसिद्ध अभिनेता, बॉलीवुड के सुपरस्टार कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन जी के आवाज में सुना होगा कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। हाँ जी, उसी कच्छ भूमि से मैं जुड़ा हुआ हूँ। ये मेरी पैतृक भूमि है, पैतृक गांव मेरा इसी कच्छ जिले में, नखत्राणा तहसील में। महानुभाव, हमारे आसपास तो फिर भी कुछ कृषि योग्य उपजाऊ भूमि और भूगर्भ जल की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन पूरा कच्छ प्रांत यदि हम देखें समझें तो यहाँ पे वृष्टि की रेनफॉलिंग एवरेज बहुत कम है। आप गूगल पे भी जाके सर्च करेंगे, पिछले 30 वर्षों का, 50 वर्षों का रिकॉर्ड्स आपको मिल जाएगा आधिकारिक आंकड़ों के रूप में, जो सरकार उपलब्ध कराती है, जिसमें रेनफॉलिंग एवरेज इस कच्छ प्रांत की लगभग लगभग 3 से 7 इंच होती है। पूरे मॉनसून में 3 से 4 महीनों का जो मॉनसून होता है, वर्षा काल होता है, उसमें केवल मात्र 3 से 7 इंच वृष्टि इस क्षेत्र में होती थी। वर्ष 2015 तक विगत वर्षों के अनुभव से हमने देखा था कि बहुत शीघ्रता से भूगर्भ जल, जिसको सिंचाई के रूप से ट्यूबवेल आदि लगा करके यहाँ के किसान कृषि कर रहे हैं, बहुत तेजी से उसमें भी गिरावट आ रही थी। भूगर्भ जल का स्तर बहुत तेजी से गिरता जा रहा था, और 400-500 फुट गहराई से यहाँ पे ट्यूबवेल लगा करके, बोरिंग आदि के बड़े बड़े इलेक्ट्रिक यंत्रों और पंपों को लगाकर भूगर्भ जल को बाहर निकाल के कृषि की जाती है। वृष्टि के द्वारा, वृष्टि के जल से कृषि कर सके, ऐसी व्यवस्था ही नहीं है, इतनी वृष्टि होती ही नहीं थी। हम इसी क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ मुंबई, पुणे आदि महानगरों में बसे हुए मित्र मिलते हैं। आदरणीय लखम सिंह भाई जी पटेल, जो पूना में भवन निर्माण से जुड़े हुए हैं, बिल्डरशिप का उनका बड़ा व्यवसाय है। आदरणीय भ्राता नरसिंह भाई जी, जिनका अभी अभी मैंने परिचय आप सब लोगों से कराया, गौ पालन में भी मेरे प्रेरणा स्रोत और मेरे पूज्य मित्र हैं। ऐसे 10 से 15 मित्रों की एक टीम बनाई हमने, और इस मरुस्थल में वृष्टि की मात्रा को बढ़ाने के लिए इस यज्ञ विज्ञान को जानने वाले विद्वानों की खोज पड़ताल करते हुए हम पहुंचे, और हमें जिनका अभिप्राय और परिचय प्राप्त हुआ, ऐसे विशेष वृक्ष यज्ञ के अनुसंधानकर्ता और इस विधा के धारक और इस विधा के मार्गदर्शक हमें प्राप्त हुए आदरणीय डॉक्टर कमल नारायण जी, जो रायपुर छत्तीसगढ़ में मूल निवास करते हैं। जहां तक मुझे ज्ञात है, आपने उनका पूर्व के कक्षाओं में अवश्य लाभ और मार्गदर्शन प्राप्त किया होगा। उनके मार्गदर्शन में हमने वृक्ष यज्ञ रूपी एक प्रयोग करने का प्रारंभ वर्ष 2015 में प्रारंभ किया। 15, 17, 2019, 2020 में कोरोना काल में हम प्रयोग नहीं कर पाए, 2021 में हुआ। 2021 से 2023 तक निरंतर हम वृक्ष यज्ञ प्रति वर्ष वर्षा के समय में इस कच्छ प्रांत में करते आ रहे हैं, और उस वृक्ष यज्ञ की व्यवस्थाएं इतनी विशाल और बड़ी होती है, जिसमें 6 फीट बाई 6 फीट लंबा और गहरा विशाल का यज्ञ कुंड निर्माण किया जाता है। और उस यज्ञ कुंड में प्रतिदिन
एक दिन में 6 से 7 घंटों के यज्ञ के दरमियान इस देसी गौ माता का शुद्ध बिलोने वाला घी, जिसकी हम चर्चा पूर्व में करते आए, उस शुद्ध घी की 100 लीटर की मात्रा को आहुति के रूप में प्रयोग किया जाता है। हम महानुभाव, उस विशाल यज्ञ कुंड की लपटें लगभग लगभग 20-25 फुट तक ऊपर उठती है और एक विशेष बांबू इफेक्ट आसमान तक तैयार होता है सूक्ष्म कणों का और आर्द्रता चूसक झर्रों का निर्माण करके वृष्टि जल से भरे हुए बादलों को अपने ऊपर वाले भौगोलिक हिस्से पर लाया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। एक विशेष रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा उस यज्ञ में शुद्ध गौ माता के घी के अतिरिक्त आसपास की अरण्य औषधियों में जो तेलीय पदार्थ होते हैं, अधिक रूप में अरंड है, पीली सरसों है, मूंगफली है इत्यादि जो तेलीय पदार्थ है, उसका विशेष मात्रा में प्रयोग किया जाता है। और ईख, जिसे हम गन्ना कहते हैं, जिसका रस हम पीते हैं गर्मी के समय में, उस गन्ने का भी उसमें प्रयोग किया जाता है। उसके उपरांत केरड़ा, कारीरी नामक एक विशेष औषधि यहाँ पे पाई जाती है, जिसमें सिनोटोनिन नामक एक औषधीय तत्व बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और उस कारीरी की विशेषता यह होती है कि उसको हरा ही हम यज्ञ कुंड में यदि आहुति के रूप में प्रदान करें तो भी वो विशेष रूप में तत्काल रूप से जल जाता है। ऐसा महसूस होता है, ऐसा अनुभव होता है जैसे हमने कहीं घी ही डाल दिया हो। इतनी ज्वलनशील तीव्र औषधि है कारीरी। इन सभी औषधियों को उचित मात्रा में संप्रयोग करके यज्ञ कुंड के अंदर आहूत किया जाता है और इतने विशाल का यज्ञ कुंड से सैकड़ों हजारों किलो गैस का निर्माण प्रति मिनट चलता है। महानुभाव, एक दिन में 6-7 घंटे तक चल रहे इस वृष्टि यज्ञ से निर्माण जो औषधीय वायु है वो 1 या 2 दिन में ही, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है इस कच्छ प्रांत में तेज हवाओं की। यहाँ जब वर्षा काल होता है तो तेज हवाओं के कारण से वर्षा के अनुकूल वातावरण का निर्माण होता ही नहीं। महानुभाव, आपने सुना होगा अल नीनो इफेक्ट। पिछले कई वर्षों से, 5 वर्षों से इस अल नीनो नामक हवाओं ने भारत के भूमंडल को बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित किया है। इस अल नीनो के कारण से गुजरात का ये कच्छ प्रांत बाधित हो चुका है वर्षा के लाभ से। इस बाधित वर्षा विस्तार में इस बड़े स्वरूप के यज्ञ कुंड में यज्ञ का अनुष्ठान करके 6 दिन के अनुष्ठान में चौथे या 5वें दिन वृष्टि को वर्षा के रूप में बरसा दिया जाता है। हाँ महानुभाव, हो सकता है कुछ विगत वृष्टि यज्ञ के चित्र के द्वारा, वीडियो के द्वारा आप इस चीज को प्रमाणित रूप से देख पाएंगे, जिसमें एक तरफ तो यज्ञ चल रहा होता है और दूसरी तरफ वृष्टि हो रही होती है। उस यज्ञ पंडाल को भी विशेष करके वाटरप्रूफ बनाया जाता है और इतने विशाल यज्ञ का ये प्रभाव 2 से 3 दिन में परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त होता है। समय बहुत अधिक व्यतीत हो चुका है। आप देख रहे हैं साथ साथ में जो वीडियो चल रहा है, इसमें कितनी ऊंची ऊंची लपटों का दर्शन आपको हो रहा है। ये कोई सामान्य यज्ञाग्नि नहीं है महानुभाव, ये बहुत ही विशाल विराट रूप वाली यज्ञाग्नि है। पास में आप देख रहे हैं कि बहुत तेज से हो रही बारिश के कारण पूरा खेत खलियान, आसपास की सभी भूमि जल वर्षा के कारण से भर गई है। ये चौथे दिन का परिणाम है इसी वर्ष 2023 में हुए वृष्टि यज्ञ के परिणाम स्वरूप हमें लगभग 3 दिनों में 5 इंच वर्षा का जल प्राप्त हो चुका था। इसी कच्छ प्रांत में हमने अभी तक 7 वृष्टि यज्ञ के प्रयोग किए हैं। इस वर्ष 2024 में भी जुलाई मास में हम पुनः एक बार इसी प्रयोग को, इसी अनुष्ठान को करने जा रहे हैं। कल ही हमारी जिस स्थान में ये यज्ञ होना है उस गांव के
सभी पदाधिकारियों से, गांव के सभी मुख्य मुख्य वरिष्ठ लोगों से सभा है, मीटिंग है। उसी सभा में ये निर्णय होगा, तिथियों का निर्धारण और अन्य व्यवस्थाओं का निर्धारण हो जाएगा। आने वाले समय में आप जुड़े हुए सभी याज्ञिक महानुभावों को आने वाले वर्ष में आयोजित होने वाले वृष्टि यज्ञ में आने के लिए हम अभी से सादर आमंत्रित करते हैं। आप भारत के किसी भी प्रांत से हैं, यदि वृष्टि यज्ञ को प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं, केवल देखना ही नहीं महानुभाव, यदि यजमान बनकर उसमें आप स्वयं अपने हाथों से आहुति प्रदान करना चाहते हैं, तो आइए, आपका हृदय से स्वागत है। आने वाले समय में आने वाले वृष्टि यज्ञ की तिथियों का और समय का निर्धारण आपको बहुत ही जल्द आने वाले दिनों में हम आप तक पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। पूज्य स्वामी जी के माध्यम से पूज्य स्वामी जी तक हम पहुंचा देंगे ये सूचना, और आमंत्रण आप तक भी पहुंच जाएगा। उसमें संपर्क सूत्र के रूप में आप मुझे, मेरे नंबर को सुरक्षित कर सकते हैं। और आज भी, अभी भी यदि आप चाहें तो चैट बॉक्स में मैं पूज्य स्वामी जी को ये प्रार्थना करूंगा कि मेरा नंबर सार्वजनिक करना चाहें तो कर सकते हैं। जो लोग लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। मैं सुरेश पटेल, मेरा नंबर है 9870977399 9870977399। जिन महानुभावों ने लिखना चाहा लिख लिया हो, अन्यथा आपको चैट बॉक्स में भी उपलब्ध हो जाएगा कुछ ही देर के बाद। आपने बहुत लंबे समय से मुझे ध्यानपूर्वक सुना और यज्ञ कृषि, यज्ञ से गौपालन और यज्ञ से वृष्टि की कामना को पूर्ण करने वाले 3 प्रकल्पों को आज हमने समझने का प्रयास किया। समय की सीमा है, इसलिए मैंने अपने बातों को बहुत सीमित मुख्य मुख्य बिंदुओं पे संकलित करके रखने का प्रयत्न किया है। इसमें कोई त्रुटि या कोई दोष उत्पन्न हुआ हो तो उसके लिए मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूं। आप सभी सज्जन हैं, याज्ञिक महानुभाव हैं, मेरी बातों को अन्यथा न लेते हुए यज्ञ के प्रति अपनी श्रद्धा को और अधिक बढ़ाएं और इस पवित्र यज्ञाग्नि को अपने घर परिवार में अनुष्ठान करते हुए अपने दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बनाएं। महानुभाव, ये कोई सामान्य कर्मकांड नहीं है, अपितु यज्ञ एक बहुत बड़ा पवित्र अनुष्ठान है जो हमें सामान्य जीवन से, साधारण जीवन से असाधारण जीवन की ओर ले जाता है, एक सामान्य मनुष्य से देवत्व की ओर ले जाता है। और मैं तो ऐसा सामान्य रूप से जब गांव और ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूं तो एक किसान के रूप में कहता हूं कि महानुभाव, यज्ञ कोई सामान्य विद्या नहीं है, ये पुण्यों की कृषि है, जिससे पुण्य थोड़े से द्रव्यों के आहुति के द्वारा भी हम बहुत बड़े पुण्य के भागीदार बनते हैं, बहुत बड़े पुण्य के अधिकारी बनते हैं। इसी यज्ञ के माध्यम से, यज्ञ सामान्य उपक्रम नहीं है, यज्ञ एक बहुत बड़ी पुण्यों की कृषि है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इति ओम सम। धन्यवाद। आज आदरणीय भ्राता सुरेश भाई जी ने अपना पूरे परिवार के साथ, गायों के साथ हम सब लोगों को दर्शन कराया। सभी लोग बड़े ही प्रसन्न हो रहे थे वो गाय के बछड़े को कूदते हुए देख करके। और देखिए, जिस प्रकार से आपने उनकी वाणी में शालीनता आदि देखी, यदि आपको कभी मौका मिले और उधर जाएं, और मैं तो आपसे सबसे निवेदन करूंगा, उस समय वृष्टि यज्ञ में पूरे भारतवर्ष से अलग अलग स्थानों से लोग आते हैं, वहां ठहरने की, खाने पीने की सारी व्यवस्था करते हैं पूरे 6-7 दिन की। तो आप भी वहां पर आइए, कच्छ भी देखिए, यज्ञ में भी भाग लीजिए, और सारी चीजों को देखने का विशेष अवसर मिलेगा। और उसके साथ साथ ये जो गौशाला से लेकर के और ये सारी चीजें हैं, और उसमें विशेष जो मैं कह रहा था कि जैसे हमारे आदरणीय भ्राता सुरेश भाई जी हैं, उनके भैया जी हैं, और उसके साथ साथ और भी हमारे जैसे नरसिंह भाई जी पिछले दिन हमारे बीच में आए थे, जिनका नाम भ्राता श्री भी ले रहे थे।
आप इस परिवार के अंदर जाएंगे, रहेंगे, देखेंगे तो आप एक महसूस करेंगे कि वास्तव में जीवन में जो एक सादगी और परिवार में जो खुशी, आपस में एक जो एक मेल मिलाप। आप मैं मुंबई में जब पहली बार या दूसरी बार शायद गया होऊंगा, और उस समय जब भ्राता जी के घर पे जाने का मेरे को अवसर मिला, महानुभाव बच्चे इसलिए रोते हैं कि मेरे जन्मदिन पे मेरे को गाय नहीं मिली, और गाय उनकी डिमांड होती है। और शादी विवाह पार्टी या ऐसी चीज, कोई पिक्चर देखना या अन्य चीजें होती हैं तो बच्चे उत्सुक होते हैं। महानुभाव जबरदस्ती कहने पर भी वो बच्चे जाते नहीं हैं। और इस प्रकार के कार्यों में विशेष मानी संतानों के अंदर इतनी जागरूकता, इतनी कुशलता। एक छोटी सी बात, एक सामान्य सी, हम परिवार में सब लोग बैठे होते हैं, कुछ कार्य कर रहे होते हैं, कोई आ गया तो दरवाजा कोई खटखटाता है तो खोलने के लिए, जाने के लिए बच्चे यदि दो तीन हो तो एक दूसरे को इशारा करके कि वो जाए, ऐसे रहता है हमारे घर के अंदर लगभग लगभग। महानुभाव मैंने वहां पर अपनी आंखों के सामने देखा कि कोई छोटा सा भी कार्य हो तो उसको करने के लिए ऐसे दौड़ पड़ेंगे कि पहले मैं करूं। ये परिवर्तन जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। कभी किसी को सोने के लिए नहीं कहना पड़ता, उठने के लिए नहीं कहना पड़ता, और भी कितनी सारी चीजें हैं। और उनके साथ जब आप मिलेंगे, बातचीत करेंगे, रहेंगे, बाद उनके जीवन में पूरा पूरा परिवर्तन हमने पाया। और इनके खान पान, आचरण, वाणी, व्यवहार, कहाँ जाना कहीं ना आना, कितने पूरे परिवार परिवर्तित होते हुए हमने देखा है। तो उन भ्राता जी का बहुत ही विशेष, उनका जो आचरण, वाणी, व्यवहार और ये सारी चीज बहुत ही अद्भुत हैं। और आज हम सब लोगों के बीच में आज भी जुड़े, आज से पहले भी हम सब लोगों को समय दिए थे। एक तो हम सब पूरा सारे साधकों की ओर से हम आपके और आपके पूरे परिवार का विशेष धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहेंगे। और विशेष रूप से आप जो भी ये सेवा कार्य करते हैं उसका भी हम सबको बीच बीच में दर्शन भी कराते रहेंगे। और जो साधक भाई बहन हैं वो भी वृष्टि यज्ञ आदि का आयोजन हो उस समय जरूर पधारे, उसके लिए भी आप सब स्वामी जी, एक लोगों छोटी सी का और आमंत्रण भी है। प्रार्थना है। और उसके साथ साथ अब आज समय काफी सारा हो गया है, और आप में से काफी सारे भाई बहन जो है बड़े उत्सुक थे कि हम भी कुछ वहां पर बताए। गौशाला में बड़ा ही वो उत्सव और उमंग के साथ जो है निरंतर उनको मन में वो हो रहा था कि हम भी कुछ बोल दे, हम भी कुछ कहे। इतना बड़ा मनोरम्य वातावरण, खेत का, खेतवाड़ी का, और बड़ा वो क्या बोलेंगे, गौशाला का वातावरण देख करके बड़े ही उत्साहित और उमंगित हो रहे थे। हाँ, महेश जी। सभी सभी याजिक भाई बहनों को कभी भी इच्छा हो और गुजरात में कभी भी पधारें तो हमारी ओर से खुला निमंत्रण है गौशाला में आकर के इन गौ माताओं का अमृत समान दूध पीने के लिए। आप अवश्य आएं, कुछ समय अवश्य बिताएं गौशाला में। स्वागत है आपका। जी स्वामी महेश जी जी। नमस्ते, और सुरेश भाई जी को भी नमस्कार। हाँ, आप तो वहां पर बछड़ी कूद रही थी तो घर में ही कूद रहे थे, बड़े हाथ फैला फैला करके। स्वामी जी मैं वृष्टि यज्ञ के लिए मैं सबसे पहले मैं जरूर जाऊंगा। दूसरा, मैंने सुरेश भाई जी से कुछ छोटे छोटे कुछ जानकारी थोड़ा मुझे अपडेट करनी है। ये जो खेतों में जो यज्ञ करते हैं वो कितने दूरी के ऊपर करते हैं न, एक तो ये। सुरेश भाई जी नमस्कार। मैं सुन रहा हूं आपकी बात। आपका प्रश्न पूरा हो जाए तो मुझे बताइए, मैं अपना उत्तर रखूंगा। ठीक। किसी खेत में हवन जी, कितनी दूरी पे करते हैं या एक ही जगह करते हैं, नंबर एक। एक ही दूसरा, जगह एक ही जी, स्थान पे एक ही हवन कुंड में। अच्छा अच्छा, तो वो कितना एरिया कवर कर लेता है एक यज्ञ? इसमें एक पोर्टेबल एक हवन कुंड रखते हैं, लोहे का बना करके पोर्टेबल हवन कुंड रखते हैं, और उसमें तार आदि बांध देते हैं। कहीं पर हाँ जिधर से हवा चल रही होती है खेत की ओर,
उस साइड में कहीं पर भी बैठ करके हवन करते हैं। हवन होने के बाद फिर वही जो औषधियां है वो अंगारों के ऊपर डाल करके वो जो तार होता है उसको पकड़ करके, और जिधर से खेत की ओर हवा चलती हो तो उधर साइड में ऐसे घूमते हैं, और कभी कहीं बैठ गए, कभी कहीं बैठ गए, कभी कहीं बैठ गए, ऐसे हवन करते हैं उसमें। जैसे आपकी योग ग्राम वगैरह में धुनी दिखाते हैं पेशेंट्स के बीच में। हाँ जी, हाँ जी, वैसे ही, लेकिन वो छोटा हवन कुंड जी, होता है, तो बिल्कुल। जब हम खेती के लिए करते हैं तो थोड़ा बड़ा हवन कुंड जो आप दिखा रहे थे ना फोटो में, वीडियो में, तो उस प्रकार से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सुरेश भाई जी से मैं थोड़ा एक हल्का आइडिया देता हूँ, वैसे छोटी बुद्धि है। वो बजाय यज्ञ को घुमाने की जो जैसे ब्लोअर रहता ना, हॉट एयर ब्लोअर या ब्लोअर का धुएं से उसको और प्रिसाइजली स्प्रेड आउट कर सकते हैं खेत में या नहीं? वो खेत की साइज के ऊपर निर्भर करेगा ना महानुभाव। हमारा खेत यदि बहुत बड़ा है तो वो भी कम पड़ जाएगा। हाँ, वो भी हमारे कर यहाँ पे सकते हैं। हमारे यहाँ पे प्राकृतिक रूप से हवाओं की जो गति है हाँ, वो अच्छा। लगभग 25 किलोमीटर से अधिक स्पीड में होती है। ओहो, अच्छा। तो हमें किसी एक स्थान में भी बैठ जाए यदि, तो हवाओं अच्छा, के साथ वो धुआं पूरे खेत में फैल जाता है। अच्छा, ठीक है, मतलब ब्लोअर की जरूरत भी नहीं रहेगी। जरूरत भी नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ पे तो नहीं है। अच्छा, अच्छा। अच्छा, एक और सवाल था, ये गौ माता का दूध दोहन करने के लिए आपने जितनी भी वीडियोस दिखाई उनमें सब मैनुअली दुह रहे हैं। क्या आप जी, लोगों को एक्सपीरियंस है कि मशीन से धोने में, आदमी के धोने में कुछ उनकी दूध की क्वालिटी या गौ माता पे कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं, ये जो देसी नस्ल की गौ माताएं हैं जी। उनको वो मशीनरी वाला सेटअप बिल्कुल सूट नहीं करता। वेरी गुड। अच्छा, अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको मेरे यही मैन्युअली सब। ही दोहन करना पड़ता है। अच्छा, ठीक। दर्पण कुमार जी। ओम जी, स्वामी जी प्रणाम। हाँ, एक सवाल था मेरा स्वामी जी। हमारे झुंझुनू जिला है राजस्थान में, यहाँ भी जल स्तर धीरे धीरे गिर रहा है, तो इनसे ये पूछना था आदरणीय भ्राताश्री से कि जो जल स्तर है वो कितना रुका है वहाँ पे, ये मतलब इसके बाद वृष्टि यज्ञ करने के बाद में स्तर रुका है या ऊपर कितना आया है वापस, एक मतलब एक साल के अंदर, जैसे मान लो 5 फीट आया बहुत है, 1 फुट आया है, बहुत कितना? अच्छा बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। बहुत सटीक जानकारी मैं अपने स्वयं के खेत की बोरिंग की आपको देता हूं। हमने बोरिंग लगाया है 2004 में। 2004 से 2015 तक हमारा जल स्तर 120 फुट नीचे चला गया था। हमने जब प्रारंभ किया था बोरिंग तो 160 फीट पे था जल स्तर, और 2015 आते आते 280 फीट तक पहुंच गया। जी। प्रतिवर्ष 10 से 20 फीट की गहराई उसमें हमें देखी गई थी। लेकिन 2015 से 2024 तक जो जल स्तर की गिरावट थी, जो प्रतिवर्ष लगभग 10 फीट 15 फीट नीचे जा रहा था, वो अभी पिछले 7-8 वर्षों में केवल 20-30 फीट ही गया है। और कहीं कहीं तो ये देखा गया है कि जल स्तर में वृद्धि भी हुई है। अब बोरिंग इतनी गहराई से लगे हुए हैं कि जहां पे जल स्तर को ठीक से हम नाप नहीं पाए कि कितना ऊपर तक आया, लेकिन जो गिरावट थी वो पिछले 7 वर्षों से रुक गई है। हाँ आदरणीय जी, जो एक और है मेरा सवाल कि हमारे यहाँ भी 300 350 फुट की गहराई पे बोरिंग है अभी, तो कभी जी 400 कहीं पानी लगता है कहीं नहीं लगता, तो हमारी गहराई बहुत ज्यादा हो गई है। जी हाँ, ये बता रहा हूँ, उसमें भी कुछ इम्प्रूव तो जल होगा स्तर शायद। का मेरा अभिप्राय यही है कि यदि यदि वृष्टि अच्छी होगी और वो बहुत कल्याणकारी, एक बिंदु छूट गया समय की मर्यादा के कारण से, वो ये था कि कच्छ प्रांत की ये नैसर्गिक व्यवस्था थी कि यहाँ पे तेज हवाओं के साथ तीव्र वृष्टि होती थी कुछ ही घंटों तक। पूरे मॉनसून में केवल 2-5-10 घंटों की वृष्टि होती थी, और वो 2-5-10 घंटों में 4-5-6 इंच वृष्टि होती थी। वो तीव्र हवाओं के साथ और तीव्र गति से होती थी। आप किसी भी अन्य महानुभाव को पूछ लीजिएगा, कोई परिचित हो तो उनसे संपर्क कर लीजिएगा, पिछले 7 वर्षों में कच्छ में होने वाली वृष्टि का पूरा सिस्टम ही बदल गया है। यहाँ अभी बहुत मध्यम गति से, बहुत बहुत ही सामान्य गति से वृष्टि हो रही है। और जब वृष्टि होती है तो हवाओं का जो आना जाना है बहुत थम सा जाता है। तेज हवाओं की जगह पे एक एक बहुत चीज ठंड हवा चलती है। एक चीज और थी भ्राता श्री, हम जी और क्या
मतलब यहाँ भी हमारे भी गाय है देसी, उसके 2 बच्चियां हैं, गाय हम भी रखते हैं घर में, 3 है अभी, जी वो भी बहुत अच्छा है। और इनके जो उसके कंडे बोलते हैं ना, उसमें यज्ञ करते हैं, उसका देसी घी है, सारी जी। चीजें उसी की है। हाँ, ये बता रहा ठीक है। नहीं वृंदा तो माता अच्छी जी। बात हूँ। है, जी। कुछ भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। वृष्टि यज्ञ से अच्छी वृष्टि हो परिणाम रूप में, तो जलस्तर अपने आप कुछ वर्षों में आपका ऊपर आ सकता है। जी माता जी। जी जी जी। नमस्ते जी। जी माता जी नमस्ते। बताइए। ओ, मैं 19 साल में भुज में आई थी यज्ञ के लिए, बहुत अच्छा लगा। 2019 में। हाँ हाँ। आप पुणे से हैं माते? कल्याण। कल्याण से, हाँ जी जी जी, ध्यान में आया मुझे। आपके घर आई थी, जी जी, आप मेरे घर पे भी आए थे, बराबर बराबर, ठीक से ध्यान में आया मुझे। कमल को जी से मिलने आई थी। जी जी जी, ध्यान में आया मुझे। कैसे हैं आप, ठीक है ना, स्वस्थ है ना? हाँ, ठीक है। हाँ। हम्म। जी। तो आज इस सत्र को यहीं पे विराम देते हैं, काफी सारा समय हो गया है। और आप सभी योगी साधक भाई बहनों ने बड़ा ही आज गौशाला का, कृषि यज्ञ का, वृष्टि यज्ञ का बड़ा ही जानकारी के साथ साथ आनंद भी विशेष उठाया, और यज्ञ भी हम सब ने किया। आप सभी योगी साधक भाई बहनों को विशेष रूप से धन्यवाद, कृतज्ञता। और विशेष रूप से हमारे आदरणीय भ्राता सुरेश भाई जी, जिन्होंने आज ये सारा उपक्रम करके और हम सब लोगों को विशेष मार्गदर्शन किया, उसके लिए उनका भी कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सुबह में वापस हम 6:30 बजे मिलेंगे। और कल सुबह का पूरा विशेष सत्र आप सब लोगों का एक और विद्वान के साथ होने वाला है, और पूरा बौद्धिक सत्र रहेगा। तो आप यज्ञ की व्यवस्था और यज्ञ करने का आप अपने हिसाब से ही देख लेंगे। और पूरा का पूरा सत्र बौद्धिक सत्र रहेगा, तो आप सब समय पे जुड़ेंगे। सभी साधकों को प्रणाम। ओम शांति 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 ही ओम। ये वृष्टि यज्ञ में, कृषि यज्ञ में जो हवन किया जाता है, वो आपको दिखा रहे वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। ये केसर आम जिसको कहे जाते हैं, केसर आम के बागान हैं। और इस बागवानों की जो आम हैं, वो आगे कई कई वर्ष तक बुकिंग हो चुके हैं, उनके स्वाद, टेस्ट और उसकी गुणवत्ता के कारण। ये बच्चे हैं सारे, आप देख रहे हैं कितना मंत्र का पाठ अच्छे से करते हैं। બોર રિચાર્જ વાળામાં એ સંસ્થામાં કામ મંત્રી
ये गायों के लिए आहार के रूप में विशेष रूप से हलवा जैसा दलिया और हलवा जैसा गुड़ के साथ और अलग अलग मेवे आदि मिला करके बना करके खिलाते हैं।